मर्डर बाय नंबर। कहानी की शुरुआत में दो लड़कों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने सर पर गन तानी हुई है। शायद ये खुद को मारना चाहते हैं। और अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर रिचर्ड और जस्टिन को दिखाया जाता है जो दोनों हाई स्कूल क्लासमेट हैं। रिचर्ड बहुत ज्यादा अमीर और पॉपुलर है, वहीं जस्टिन बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट और इंट्रोवर्ट है। उसे लगता है कि वो किसी को भी बेवकूफ बना सकता है, चाहे वो किसी का मर्डर ही क्यों ना कर दे, लेकिन उसे कोई नहीं पकड़ सकता। वहीं रिचर्ड बहुत ज्यादा बिगड़ा होता है। वो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका था और कुछ नया करना चाहता था। और अब ये दोनों मिलकर एक मर्डर प्लान करते हैं जिसमें एक अनजान लड़की को अगवा करते हैं और उसका मर्डर कर देते हैं। और वहां पर इस तरह से चीजों को रखते हैं ताकि जो भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाए। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दो डिटेक्टिव आते हैं जिनका नाम केसी और उसका न्यू पार्टनर सैम होता है। और जब वो विक्टिम यानी उस लड़की के घर जाते हैं तो वहां पर घर के बाहर उन्हें फुटप्रिंट, वॉमिट, लड़की की डेड बॉडी और बॉडी पर किसी के बाल मिलते हैं। और जब वो विक्टिम के घर के अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें कारपेट और खिड़की पर जूतों के निशान दिखते हैं। वो समझ जाते हैं कि कातिल खिड़की से अंदर आया होगा। वहां पर एक टूटी घड़ी भी होती है जो 9:27 पर बंद हो गई थी, जिससे वो दोनों डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि कातिल ने 9:27 पर उस लड़की पर हमला किया था। और ठीक उसी वक्त हाथापाई के दौरान घड़ी गिर गई, यानी कि कत्ल 9:27 पर हुआ था। और यहाँ पर जितने भी सबूत मिलते हैं उन सभी सबूतों के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये कोई सीरियल किलर था जिसने उस लड़की का कत्ल किया। दरअसल रिचर्ड और जस्टिन ने जानबूझकर वहां पर ऐसे सबूत छोड़े थे ताकि जो भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे उसे ऐसे लगे कि ये कत्ल किसी सीरियल किलर ने किया है। और अब रिचर्ड और जस्टिन अपने काम में कामयाब हो चुके हैं और केसी को जूतों के जो निशान मिले होते हैं उन निशानों से उसे पता चलता है कि वो जूते रिचर्ड के थे, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव जूते थे। और वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रिचर्ड के पास जाती है जहाँ रे नाम का एक आदमी स्कूल में काम करता है जो स्कूल में ड्रग्स का काम भी करता है। और रिचर्ड को भी उसने ड्रग्स बेचे थे। और जब वो देखता है कि यहाँ पर जो डिटेक्टिव आई है वो उसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए टाउन छोड़कर चला जाएगा। अब केसी रिचर्ड से पूछती है कि तुम्हारे जूतों के निशान उस जगह मिले हैं जहां पर मर्डर हुआ था, लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि जिस दिन मर्डर हुआ था उसी दिन उसके जूते चोरी हो गए थे और इसकी रिपोर्ट मैंने स्कूल में भी लिखाई थी। और वैसे भी उस शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था। इस बीच सिर्फ 15 मिनट के लिए वो एटीएम में पैसे निकालने गया था। 15 मिनट बाद में वापस आ गया था। केसी रिचर्ड की दी हुई बयान की इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे पता चलता है कि जो भी रिचर्ड ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब भी उसे उस पर शक होता है। उसे लगता है कि जब वो 15 मिनट के लिए एटीएम गया था उसी वक्त उसने कत्ल किया है। लेकिन उसका साथी सैम वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रिचर्ड का घर उस घर से बहुत दूर है जहाँ पर हत्या हुई थी। अगर रिचर्ड उस घर में जाकर कत्ल करके वापस आता है तो उसे कम से कम 1 घंटा लगेगा, जबकि रिचर्ड 15 मिनट में वापस आ गया था। लेकिन अब भी केसी को उस पर शक है, क्योंकि अगर ये कोई साइको किलर था तो वो कभी भी किसी के जूते चुरा कर कत्ल नहीं करेगा। और यहाँ पर रिचर्ड ने स्टेटमेंट दी होती है कि उसके जूते उसी दिन चोरी हुए थे, जो उसने स्कूल में कंफर्म भी किया था। वहीं रिचर्ड को दिखाया जाता है जो अपने क्राइम पार्टनर यानी अपने दोस्त जस्टिन के पास जाता है और उसे बताता है कि दोनों डिटेक्टिव हमारे जूतों वाले जाल में भी फंस गए हैं, यानी कि उसने जानबूझकर अपने स्कूल में जूते चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। जानबूझकर उसने उस जगह पर जहां पर मर्डर हुआ था घर के बाहर जूतों के निशान छोड़े ताकि जो भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे ये उसके दिमाग से खेल सके। और अब दोनों अपने मकसद में कामयाब भी हो चुके हैं। रिचर्ड अपने दोस्त जस्टिन से और भी बात करना चाहता है, लेकिन वो कहीं जाना चाहता था। और यहाँ पर रिचर्ड को शक हो जाता है कि इन दोनों की दोस्ती के बीच में कोई न कोई आ चुका है। दरअसल अब जस्टिन एक लड़की के करीब होने लग गया है और रिचर्ड इन दोनों को साथ देख लेता है। वहीं केसी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से कंफ्यूज है, लेकिन उसकी फीलिंग कहती है कि ये जो मर्डर हुआ है इसमें रिचर्ड का और उसके दोस्त का हाथ है। वो अपने सीनियर से कहती है कि वो रिचर्ड के घर की तलाशी लेना चाहती है, लेकिन उसका सीनियर कहता है कि रिचर्ड के पिता एक बहुत बड़े इंसान हैं, बिना किसी पुख्ता
उसका सबूत कि हम उनके घर की तलाशी नहीं ले सकते। केसी यहाँ पर बहुत परेशान होती है और एक बार फिर से उस जगह जाती है जहाँ पर डेड बॉडी थी और वहाँ पर जो वॉमिट होती है वो उसकी जांच करवाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उस दिन किलर ने क्या खाया था। अब आस पास के रेस्टोरेंट में जहाँ पर वो डिश मिलती है, केसी वहाँ तक भी पहुँच जाती है जहाँ पर मैनेजर उसे बताता है कि उस दिन यहाँ पर रिचर्ड नहीं, उसका दोस्त जस्टिन आया था जिसने वो डिश खाई थी। वो रात को 9 बजे तक यहीं पर था और उसके बाद यहाँ से चला गया। अब केसी को जस्टिन पर भी शक हो जाता है। वो जस्टिन से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम रिचर्ड को कैसे जानते हो। वो बताता है कि हम दोनों क्लासमेट हैं, लेकिन हम दोनों की आपस में नहीं बनती। वो हमेशा मुझे परेशान करता है। दरअसल रिचर्ड और जस्टिन दुनिया के सामने एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, जबकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। केसी जस्टिन से और भी सवाल करती है और बातों ही बातों में वो घबराहट में कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो एक अच्छा दोस्त ही दूसरे के बारे में जान सकता है। और अब केसी का शक और भी मजबूत हो जाता है। केसी और सैम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते करते रे के घर पहुंच जाते हैं। रे वही था जो हाई स्कूल में ड्रग्स बेचा करता था, जो केसी को देखकर शहर छोड़कर चला गया है। और अब जब केसी और सैम यहाँ पहुंच जाते हैं तो डेड बॉडी के ऊपर जो उन्हें बाल मिले थे, दरअसल वो एक बबून के बाल थे, जो बबून रे के घर में होता है। इन्हें डेड बॉडी के ऊपर फाइबर भी मिला था और वो फाइबर भी रे के कारपेट का होता है, जिससे सैम को यकीन हो जाता है कि रे ने ही उस लड़की का कत्ल किया था। यानी कि अब इन्हें रे की तलाश है, रे ही कातिल है। वहीं हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर रे छुपा होता है और वो रे को इस तरह मारता है ताकि जब डिटेक्टिव उसकी डेड बॉडी तक पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगे कि रे ने खुद को मार लिया है और केस वहीं पर खत्म हो जाए। अब केसी और सैम यहाँ पहुंच जाते हैं। उन्हें रे की बॉडी मिल जाती है। सैम को लगता है कि अब ये केस खत्म हो चुका है, रे ने ही उस लड़की को मारा और उसके बाद अपनी जान ले ली। लेकिन केसी अब भी कन्विंस नहीं होती। उसे रिचर्ड और उसके दोस्त जस्टिन पर शक है, लेकिन उसका ज्यादा शक रिचर्ड पर होता है। वो सैम को बताती है कि मेरे पति ने 17 बार मेरे ऊपर चाकू से वार किया था, अब वो जेल में है। और जब मैं रिचर्ड को देखती हूँ तो मुझे उसके अंदर अपने एक्स हस्बैंड का साया दिखता है और शायद जो भी कत्ल हुए हैं उसके पीछे रिचर्ड और उसके दोस्त जस्टिन का हाथ है। अब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं रिचर्ड को दिखाया जाता है जो उस लड़की को जिसे जस्टिन पसंद करता है उसके पास जाता है, उसे अपनी बातों में फंसाता है और इसके बाद उसके साथ फिजिकल क्लोज हो जाता है और वो उसका वीडियो भी बना लेता है। जिस वीडियो को बनाने के बाद वो अपने दोस्त जस्टिन को दिखाता है और कहता है कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। जस्टिन उस लड़की को सच में बहुत पसंद करता था, लेकिन वीडियो देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। वहीं केसी रिचर्ड पर नजर रख रही होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जस्टिन ने उससे झूठ कहा था। जस्टिन और रिचर्ड दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब जब वो केस के बारे में सोच ही रही होती है तो उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है और वो उसी तरह की घड़ी लाती है जो उसे विक्टिम के घर पर मिली थी, जो टूटी हुई थी और जिसका टाइम रुका हुआ था। जब वो उस घड़ी को नीचे फेंकती है तो उस घड़ी को नुकसान नहीं होता और इसके बाद वो उस घड़ी को जोर से पटकती है। घड़ी का शीशा टूट जाता है। वो समझ जाती है कि घड़ी को जानबूझकर तोड़ा गया था और इसके बाद घड़ी को बंद करके उसका टाइम बदल दिया गया ताकि पुलिस को मर्डर के टाइम के लिए गुमराह किया जा सके। और अब केसी उसी जगह जाती है जहाँ पर मर्डर हुआ था। वहाँ पर पानी का जो फव्वारा होता है जो ग्रास को देने के लिए लगाया गया होता है, दरअसल इसमें ऑटो टाइमिंग होती है और जब वो उसकी ऑटो टाइमिंग को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि दिन के 3:30 बजे ये अपने आप ही ऑन हो जाता है। और वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि किलर जब घर के अंदर आया था तो उसके पैरों पर गीली मिट्टी लगी थी, जिसका मतलब ये है कि उस वक्त ये पानी का फव्वारा अपने आप ही ऑन हुआ होगा। और उसे पता चलता है कि 3:30 बजे ही किलर घर के अंदर आया था, यानी जो उसका शक था कि किलर ने जानबूझकर घड़ी को तोड़ा और टाइम को बदल दिया, अब वो पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है। वहीं उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका उसने वीडियो टेप बना लिया था, जिसे उसका दोस्त जस्टिन पसंद करता था। वो सैम के पास जाती है और रिचर्ड की पूरी हरकत उसे बता देती है। इसके बाद जस्टिन का डीएनए टेस्ट किया जाता है जो वॉमिट से मैच हो जाता है, जिससे साबित हो जाता है
है कि उस दिन जस्टिन उस घर में गया था जिस घर में हत्या हुई थी और अब इनके पास बहुत सबूत हैं। इसीलिए इन दोनों को पकड़कर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलग अलग रूम में ले जाया जाता है, जहां पर ये दोनों अपने गुनाह को कबूल नहीं कर रहे होते। और अब यहाँ पर सैम रिचर्ड से झूठ कह देता है कि जस्टिन ने उस वीडियो टेप के बारे में सब कुछ हमें सच बता दिया है जो तुमने उस लड़की के साथ बनाया था जिसे जस्टिन पसंद करता था, और वो सारे गुनाह जल्द ही कबूल कर लेगा। वहीं हमें कैसी को दिखाया जाता है जो जस्टिन के पास होती है। कैसी को पूरा यकीन होता है कि ये मर्डर रिचर्ड ने किया है, इसीलिए जस्टिन से कहती है कि तुम रिचर्ड के बारे में सब कुछ हमें सच सच बता दो, हम तुम्हारी सजा माफ करवा देंगे। लेकिन तभी यहाँ पर इन दोनों के वकील आ जाते हैं और इन दोनों की जमानत करके अपने साथ ले जाते हैं। पर इन दोनों को अब समझ में आ चुका है कि इन दोनों का बचना नामुमकिन है, इसीलिए वो अपनी हमेशा वाली जगह पर मिलते हैं जहाँ रिचर्ड के पास रिवॉल्वर होती है और एक रिवॉल्वर वो जस्टिन को देता है। दरअसल इन्होंने फैसला किया था कि अगर ये पकड़े गए तो दोनों अपनी जान ले लेंगे। ये दोनों गन अपने सर पर लगाते हैं और ये वही सीन होता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, जहाँ पर ये तय करते हैं कि 3 की काउंटिंग के बाद दोनों खुद को शूट कर लेंगे। लेकिन 3 की गिनती के बाद जस्टिन हवा में फायर करता है जबकि रिचर्ड फायर नहीं करता। जस्टिन कहता है कि मैं तुम्हारी रिवॉल्वर देखना चाहता हूँ। दरअसल रिचर्ड की रिवॉल्वर में गोलियां होती ही नहीं। उसका प्लान ये होता है कि वो जस्टिन को मारने पर मजबूर कर देगा, जिसके बाद सारा इल्जाम उस पर लगा देगा और खुद बचकर निकल जाएगा। पर अब जस्टिन को उसके प्लान का पता चल चुका है, इसीलिए वो उसकी तरफ रिवॉल्वर तान देता है। पर जब वो देखता है कि बाहर से केसी आ रही है तो वो रिवॉल्वर को अपने सर पर रख देता है। अब केसी अंदर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम खुद को नहीं मार सकते। वो किसी तरह से जस्टिन को कन्विंस कर लेती है, पर रिचर्ड किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो जस्टिन की गन छीन कर केसी के ऊपर फायर करता है। पर गन की गोली जस्टिन के हाथ पर लग जाती है। वो रिचर्ड का पीछा करती है और घर की बालकनी में पहुंच जाती है, जहां पर रिचर्ड उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है। लेकिन किसी तरह से केसी उसे धक्का दे देती है, जिससे वो बालकनी से नीचे गिर जाता है। दरअसल ये पहाड़ की एक चोटी पर होती है और इस तरह से रिचर्ड की मौत हो जाती है। और तभी लकड़ी की बालकनी नीचे गिर जाती है, जिससे केसी भी नीचे गिरने वाली होती है। पर तभी यहाँ जस्टिन आ जाता है और वो केसी को ऊपर खींच लेता है। केसी जस्टिन से कहती है कि मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे रिचर्ड का हाथ था। उसने तुम्हारे माइंड में रिपीट किया था और मैं कोर्ट में तुम्हारी तरफ से गवाही दूंगी, जिससे तुम्हें कम से कम सजा मिलेगी। और तभी वो देखती है कि उसके गले में रिचर्ड की अंगूठी का निशान बन गया होता है जब वो उसका गला दबा रहा था। और वो समझ जाती है कि रिचर्ड ने उस लड़की का कत्ल नहीं किया था, क्योंकि उस लड़की का भी पहले गला दबाकर मारा गया था और उसके गले पर किसी भी तरह के रिंग के निशान नहीं थे, जिससे वो समझ जाती है कि उस लड़की को जस्टिन ने मारा था। इसीलिए जस्टिन से झूठ कहती है कि जिस तरह से रिचर्ड ने उस लड़की जिसे तुम पसंद करते थे उसका और अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसी तरह से उसने मर्डर के भी पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया था। और ये सुनते ही जस्टिन पूरी तरह से कांपने लगता है और यहाँ पर वो अपने सारे गुनाह को कबूल कर लेता है। दरअसल जस्टिन इंट्रोवर्ट होता है, लेकिन वो बहुत चालाक होता है, इसलिए जब उसने केसी को अंदर आते हुए देखा तो गन अपने सर पर तान दी ताकि केसी को लगे कि रिचर्ड उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है और पूरे मर्डर का मास्टर प्लानर वो जस्टिन नहीं बल्कि रिचर्ड है। पर अब जस्टिन की पूरी पोल खुल चुकी है, जिसके बाद जस्टिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। दरअसल जस्टिन और रिचर्ड ने किसी अनजान लड़की को मारने का प्लान बनाया। सबसे पहले रिचर्ड ने अपने स्कूल में अपने जूते चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो ड्रग्स लेने के बहाने रे के घर गया, जहाँ पर उसने उसके कारपेट का फाइबर और उसके बबून का बाल अपने पास रख लिया। साथ ही उसने उसी रात को अपने क्लासमेट्स के साथ 7 बजे तक ग्रुप स्टडी का प्लान बनाया और ठीक 3:30 बजे वो उस घर पर गया जिस लड़की को इन्हें मारना था। पर जब वो उसके लॉन में था तो ठीक 3:30 बजे अपने आप ही पानी का फाउंटेन वो ऑन हो गया, जिससे उसके जूते गीले हो गए। और जब वो विक्टिम के घर के अंदर गया तो खिड़की और कारपेट पर उसके जूतों के निशान रह गए। इसके बाद उसने लड़की को बेहोश किया और घर पर रखी हुई घड़ी को तोड़ दिया। हालांकि उस वक्त 3:30 बज रहे थे, लेकिन उसने 9:26 रात का टाइम सेट कर दिया और इसके बाद उस लड़की को अपने घर के बेसमेंट
में कैद कर दिया। ठीक 7 बजे उसके दोस्त ग्रुप स्टडी के लिए उसके घर पर आ गए थे। वहीं उस वक्त जस्टिन अपने घर पर था। वो अपनी मॉम से कहता है कि वो अपने कमरे में स्टडी करने के लिए जा रहा है और वो खिड़की से बाहर निकला। सबसे पहले उस रेस्टोरेंट में गया जहाँ का खाना उसे बहुत पसंद था। उसने वहाँ से खाना खाया और रिचर्ड के घर पर आ गया। रिचर्ड ने अपने दोस्तों से कहा कि वो एटीएम में पैसे निकालने के लिए जा रहा है ताकि वो उस लड़की को मार सके। सबसे पहले वो एटीएम में गया था ताकि उसका रिकॉर्ड वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में रहे। वो एटीएम से पैसे निकाल कर बेसमेंट में आ जाता है जहाँ पर जस्टिन पहले से था। जस्टिन ने उस लड़की को मारा और उसके बाद उसकी बॉडी को गाड़ी में रखा। साथ ही उसने रिचर्ड के शूज भी ले लिए। इसके बाद रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी में वापस चला गया। जस्टिन उस लड़की की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दूर ले गया। सबसे पहले उसने उन्हीं शूज को पहना जिन शूज को पहनकर रिचर्ड उस लड़की के घर पर गया था और इसके बाद उसने उस लड़की की बॉडी को ठिकाने लगा दिया। उस लड़की की बॉडी को देखकर वहां पर उसे वॉमिट भी आ गई थी, जो कि डिटेक्टिव्स के लिए सबसे बड़ा सबूत साबित हुई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।